नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर औद्योगिक नीति की बात की जाए तो औद्योगिक नीति का मतलब सरकार के उन निर्णयों अथवा घोषणाओं से है जिनमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। औद्योगिक नीति द्वारा ही अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भूमिका, औद्योगिक विकास की रणनीति तथा विदेशी पूंजी निवेश की दिशा एवं दशा का निर्धारण किया जाता है। किसी भी देश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए एक स्पष्ट एवं व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। कृषि तथा औद्योगिक नीति देश की समष्टि आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक सरकार ने अनेक बार औद्योगिक नीति की घोषणा की और समय समय पर उन औद्योगिक नीतियों में भी परिवर्तन किया गया। आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं औद्योगिक नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो किसी भी देश के लिए औद्योगिक नीति का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और औद्योगिक नीति उस देश के पूरी अर्थव्यवस्था के समष्टि स्तर पर आर्थिक नीतियों के पहलुओं का मूल्यांकन करती है। औद्योगिक नीति के अगर मतलब की बात की जाए तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा उन नीतियों, नियमों, विनियमों एवं घोषणाओं को जारी किया जाता है जिनमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। औद्योगिक नीति द्वारा ही अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका, औद्योगिक विकास की रणनीति और विदेशी पूंजी निवेश की दिशा एवं दशा निर्धारित की जाती है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने अनेक औद्योगिक नीतियों की घोषणा की। उन नीतियों में औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1956, 1977, औद्योगिक नीति 1980 और औद्योगिक नीति 1991 है। आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं औद्योगिक नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1948, 56, 77, 80 और 91 की औद्योगिक नीति। 91 की औद्योगिक नीति में आज बहुत ही संक्षिप्त जानकारी लेंगे और अगली क्लास में बहुत विस्तार से 1991 की औद्योगिक नीति में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से 5 औद्योगिक नीतियों 1948, 56, 77, 80 और 91 की औद्योगिक नीति जानेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत औद्योगिक दृष्टि से एक अविकसित असंतुलित संरचना वाला देश था। 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 17% से भी कम था। भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई। यह औद्योगिक नीति जो है वह मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर अपनाई गई या मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर इस औद्योगिक नीति में जोर दिया गया। क्या रणनीतियाँ 1948 की औद्योगिक नीति में अपनाई गई, उन रणनीतियों के बारे में जानते हैं हम लोग। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति को कहा जाता है और इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा स्वीकार की गई तथा औद्योगिक
विकास के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों पर बल दिया गया। मतलब 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। वह 4 श्रेणियां कौन थी? जिन श्रेणियों में उद्योगों को बांटा गया, पहले नंबर ए, ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का एकाधिकार था। पहली श्रेणी में उन उद्योगों को रखे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार था। उन उद्योगों में अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन एवं नियंत्रण, तेल यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण, यह 3 उद्योग जो है ऐसे उद्योग थे जिन पर सरकार का एकाधिकार था और सरकार ही इन क्षेत्रों में उत्पादन कर सकती थी, उद्योगों को लगा सकती थी। इसके अलावा श्रेणी खा के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्राप्त था तथा 10 वर्ष बाद यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ऐसे उद्योग समूह खा के अंतर्गत रखे गए। इसमें कोयला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग, जलयान उद्योग, टेलीफोन उद्योग और खनिज तेल उद्योग को रखा गया। समूह गा के अंतर्गत इस श्रेणी में ऐसे उद्योग रखे गए जो निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक नियंत्रण में चलाए जाएंगे। इस श्रेणी में भारी रासायनिक, चीनी उद्योग, सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज, नमक उद्योग, मशीन टूल्स जैसे 18 उद्योगों को समूह गा में रखा गया। समूह गा में ऐसे उद्योग रखे गए, इस श्रेणी के उद्योग रखे गए जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में चलाए जाएंगे और बाकी चतुर्थ श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को रखा गया। इस श्रेणी में उन उद्योगों को खोलने तथा चलाने के संबंध में निजी एवं सहकारी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया और इन 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी में ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगों को खोलने और चलाने का एकाधिकार सरकार को प्राप्त था। बाकी जो श्रेणियां थी उन श्रेणियों में उद्योग निजी उद्योगपतियों के साथ मिलकर चलाया जा सकता था। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर उद्योग खोल सकते थे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी, उसमें मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने मिलकर आपस में उत्पादन जारी रखा। अगली औद्योगिक नीति 1956 की औद्योगिक नीति थी। 1956 की औद्योगिक नीति के समय देश में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। उन परिवर्तनों में भारत में नया संविधान स्वीकार किया गया था, जिसमें भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी स्वीकार किया गया था। इसके अलावा सामाजिक तथा आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाजवादी समाज की स्थापना को भी स्वीकार किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान या द्वितीय औद्योगिक नीति के दौरान ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, जिसमें तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, जिसमें आर्थिक नियोजन तथा तीव्र औद्योगिकरण के क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति घोषित की जाने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश के फलस्वरूप 30 अप्रैल 1956 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक नीति 1956 का प्रस्ताव रखा। 1956 के औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें अनुसूची आ में 17 उद्योगों को रखा गया। ऐसे उद्योगों को इस अनुसूची में रखा गया जिनके विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी।
तथा ये उद्योग आधारभूत उद्योग, यातायात तथा खनिज पदार्थों के विकास से संबंधित थे। ऐसे 17 उद्योगों में मुख्य रूप से अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, लोहा इस्पात, भारी मशीन, बिजली के भारी उपकरण, लोहे एवं इस्पात की भारी ढलाई करने वाले उद्योग, कोयला एवं लिग्नाइट उद्योग, कच्चा लोहा उद्योग, खनिज तेल एवं मैग्नीज, जिप्सम गंधक, सोना, हीरे की खोदान तथा हवाई जहाज, रेलवे, समुद्री जहाज, टेलीफोन का वायरलेस और बिजली के उत्पादन इसमें रखा गया। अनुसूची आ में ऐसे उद्योग थे जिनको खोलने या चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही थी और उद्योगों की संख्या 17 निर्धारित की गई और 1956 की औद्योगिक नीति को औद्योगिक संविधान का दर्जा भी दिया गया। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में 12 उद्योगों को रखा गया। इसमें ऐसे उद्योग जो धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे और इस क्षेत्र में नए उद्योग खोलने की पहल सरकार करेगी। इस सूची के उद्योगों में निजी क्षेत्र अपने बल पर या सरकार की भागीदारी के साथ उद्योग खोल सकेंगे। ऐसे उद्योगों को अनुसूची बा में रखा गया और इस अनुसूची में 12 उद्योगों को रखा गया जिनमें रासायनिक खाद, मशीन टूल्स, दवाएं, सड़क यातायात, समुद्री यातायात, एल्युमिनियम, एंटीबायोटिक्स और कृत्रिम रबड़ जैसे उद्योगों को रखा गया। ऐसे उद्योग जो धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे और इस क्षेत्र में जो है नए उद्योग खोलने की पहल जो है सरकार करेगी और इस सूची के उद्योगों में निजी क्षेत्र अपने बल पर या सरकार की भागीदारी के साथ उद्योग खोल सकेंगे। इसके अलावा अनुसूची सा में कुछ उद्योगों को रखा गया। इस अनुसूची में ऐसे उद्योग रखे गए जो आ में नहीं थे। अनुसूची सा के उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की थी या निजी क्षेत्र को अनुसूची सा के उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अनुसूची में मुख्य रूप से उपभोग वस्तुओं के उद्योगों को रखा गया। 1956 की औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया तथा बड़े उद्योगों तथा छोटे उद्योगों के विकास में समन्वय तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच औद्योगिक विकास की विषमता में कमी लाने का प्रयास किया गया। 1956 की औद्योगिक नीति जो है काफ़ी समय तक चलती रही। यही औद्योगिक नीति 1956 की औद्योगिक नीति में ही थोड़ा बहुत हेर फेर करके यही औद्योगिक नीति 1991 तक चलाई गई। अगली जो औद्योगिक नीति थी वह औद्योगिक नीति 1977 में जारी की गई थी और उस समय उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज थे। जॉर्ज फर्नांडीज ने 1977 की औद्योगिक नीति में कुछ प्रमुख प्रावधानों को रखा। इन प्रावधानों में क्या है देख लेते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की नीति पर बल दिया गया। 1956 की नीति पर सबसे ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया गया। लघु तथा कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। लघु क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कुटीर यही 1977 की औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कुटीर तथा घरेलू उद्योग जो स्वरोजगार पर आधारित थे, अति लघु क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र और तीसरा लघु क्षेत्र कहा जाता है। और यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अति लघु क्षेत्र किस औद्योगिक नीति की संकल्पना है, तो यह 1977 औद्योगिक नीति की संकल्पना है। इसके अलावा 1977 औद्योगिक नीति में ही जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई और संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा भी इसी औद्योगिक नीति में की गई थी। जिला औद्योगिक केंद्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने की बात की गई जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करें।
इसके अलावा 1980 की औद्योगिक नीति, अगली औद्योगिक नीति जो है 1980 की औद्योगिक नीति देखते हैं। 1980 की औद्योगिक नीति जुलाई 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित की गई और सार्वजनिक उद्योगों के प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। 1980 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्योगों के प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। उद्देश्य जो है मुख्य रूप से इसका आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों का विस्तार करना था। 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य आधुनिकीकरण, विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों का विस्तार करना था और आर्थिक संघवाद के तहत पिछड़े जिले को चिन्हित करके वहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग खोलने की बात की गई। 1980 के औद्योगिक नीति में आर्थिक संघवाद पर ज़्यादा बल दिया गया और इसकी बदौलत जो है पिछड़े हुए क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग खोलने की बात की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर बल दिया गया। अति लघु इकाइयों में निवेश की सीमा को बढ़ाया गया तथा क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास जो है 1980 की औद्योगिक नीति में किया गया। इसके अलावा 1991 की औद्योगिक नीति में क्या प्रावधान किए गए देख लेते हैं। तो 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में हम अलग से एक विस्तार से क्लास लेंगे। 1991 की औद्योगिक नीति जो है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा पर आधारित थी। यह औद्योगिक नीति जो है या 1991 की नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 की औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया गया। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की समाप्ति या नियंत्रण पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का आकार सीमित कर दिया गया तथा विदेशी निवेश एवं उदारीकरण पर बल दिया गया तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णय लिए गए। तो यह कुछ प्रमुख प्रावधान जो हैं 1991 की औद्योगिक नीति में लिए गए। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने औद्योगिक नीति के संबंध में भारत में 1948 से लगाकर वर्तमान तक या 1991 तक जो औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत सुधार किए गए उन सुधारों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें 1948 औद्योगिक नीति, 1956 औद्योगिक नीति, 1977 औद्योगिक नीति, 1980 की औद्योगिक नीति और 1991 की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति या औद्योगिक विकास को मुख्य रूप से आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। इससे क्या होता है, औद्योगिक विकास जब बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय के वितरण में भी समानता आती है, क्योंकि औद्योगिक विकास जो है मुख्य रूप से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ता है। इसलिए औद्योगिक नीति के फलस्वरूप लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। इसलिए औद्योगिक नीति के माध्यम से देश का आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक नीति 1991 में औद्योगिक गतिविधियों को प्रेरित करने हेतु अनेक कदम उठाए गए थे, जिनका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, आय में न्यायोचित वितरण देखने को मिला। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की दृष्टि से भी इन औद्योगिक नीतियों में कुछ सीमाएं जरूर रहीं, लेकिन भारत में बेरोजगारी को काफ़ी कम करने में औद्योगिक नीतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से औद्योगिक नीतियां भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और समय के साथ साथ इन औद्योगिक नीतियों में समायोजन किया जाता है तथा वह देश की उद्योगों के अनुकूल बनाई गई व्यवस्थाओं पर होती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में औद्योगिक नीतियों के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया।